दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एशियन कंपटीशन क्लासेज में। तो आपके सामने देख पा रहे होंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 22/2/2019 थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इसमें हम आपको सिर्फ रीजनिंग कराएंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें आकृति अंतर्निहित है। अर्थात हमें ये जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति को ढूंढना है कि ये आकृति हमें किस में मिलेगी। तो गौर से देखो, हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमें देखना है जेड बनानी है, वो भी उल्टी, जेड उल्टी। तो ऑप्शन सी, तो देखते देखते काट दो। क्यों? क्योंकि इसमें जेड कैसी बनी हुई है, सीधी। तो इसमें से ऑप्शन सी में तो जेड कैसे भी उल्टी बननी नहीं है, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट। ऑप्शन डी देखना, डी में भी नहीं बन पाएगी, आप देख पा रहे होगे, डी से भी नहीं मिलेगी। लेकिन ऑप्शन बी में आप कहोगे बिल्कुल अगर किनारियों को उठा लिया जाए तो उल्टी जेड मिल रही है। ऑप्शन ए, इसमें भी हम देखें अंदर अंदर की पोर्शन में देखें हम, तो अंदर बन पा रही है। तो आप एक बात बताओ कि आप किनारी सहित वाली इसको वरीयता दोगे या ऑप्शन ए को वरीयता दोगे। तो हम कहना चाहेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 121। क्या कह रहा है? 121। तो हमने देखा पहले 1 था, 1 में अपनी तरफ से 10 ऐड किया, हो गया कितना, 11, और 11 का कर दिया होल स्क्वायर, बन गया होगा 121। ऐसे ही अपनी तरफ से जब 10 ऐड किया ही है तो हमें भी क्या करना है, 5, और 5 में अपनी तरफ से 10 ऐड करने हैं, हो जाएंगे कितने, 15, और 15 का कर देना है स्क्वायर, और 15 का वर्ग हमें याद होगा कितना, 225 आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तो देखो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म के अनुरूप है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग ढूंढना है। जैसे राष्ट्र में कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्र में कौन होता है, हम देख पा रहे हैं क्या, जैसे राष्ट्र का मुखिया होता है राष्ट्रपति, राष्ट्र का मुखिया होता है राष्ट्रपति। ऐसे ही हमारे राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल, जबकि देश की सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री, देश की सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री, और राज्य की सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर देश का प्रमुख बताया गया है, राष्ट्र पे कौन होता है, राष्ट्रपति, ऐसी राज्य पे कौन होता है, राज्यपाल। तो देखो हम समझ पाए क्या, देश का मुखिया राष्ट्रपति, देश की सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री, ऐसे ही हमारे राज्य का मुखिया राज्यपाल, और राज्य सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री। ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, राज्यपाल, राज्यपाल, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है, देखो सबसे हमें दिख रहा है कि डिवाइड सब में हो जाएगा। तो 9 8 72, हमने देखा क्या देखा कि 72 में यदि 9 से डिवाइड किया, 72 को 9 से डिवाइड किया, 72 को 9 से डिवाइड किया तो हमारा 9 8 72 8 बार हो जाएगा। ऐसे 5 से 45 को डिवाइड किया 9 बार होगा, 2 से 18 को डिवाइड किया 9 बार होगा, 90 को 10 से डिवाइड किया तो भी 9 बार होगा। हमें दिख रहा है कि सभी भाग 9 बार जाने चाहिए थे, लेकिन इसका भाग कितनी बार जा रहा है, तो इसका भाग जा पा रहा है कितनी बार, 8 बार। तो इसका आंसर ही होगा ऑप्शन ए, क्योंकि बाद बाकी सब में 9 बार भाग जा रहा है, जबकि इसमें 8 बार। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 5वां, देखो क्या क्या है 5वां प्रश्न, असंगत ढूंढना है। क्या असंगत, एक बात बताओ, भाई के साथ हमारा रक्त का संबंध होता है, बहन के साथ रक्त का संबंध होता है, चाचा के साथ रक्त का संबंध होता है। तो ये सब भाई बहन और चाचा किसके अंतर्गत हैं, रक्त संबंध के अंतर्गत हैं। लेकिन
मित्र से हमारा प्रेम होता है और इसमें रक्त का संबंध नहीं होता। तो हमें ध्यान रखना है, जहाँ मित्र में सिर्फ प्रेम भावना है जबकि इन सब में रक्त का संबंध है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? दर्पण छवि। क्या कह रहा है? दर्पण छवि। तो हमें दर्पण छवि बतानी है। इसका कॉन्सेप्ट है, देखो, कभी भी जैसे मैंने लिख दिया ए, बी और सी, मैंने आपसे कहा इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले हम यहाँ दर्पण लगा लें। हाँ जी, बिल्कुल दर्पण लगा लो। और जब दर्पण लगाएंगे ना, जब यहाँ दर्पण लगाएंगे हम ए, बी और सी, तो हमें दर्पण लगाना है। मान लो यहाँ लगा लिया हमने दर्पण। और जब दर्पण लगाएंगे तो ध्यान रखना है, पास की चीज़ पास, पास की चीज़ पास, अर्थात यहाँ सी आएगी। क्या आएगी? सी। मध्य की चीज़ मध्य में और दूर की चीज़ दूर, है ना। पास की चीज़ पास, दर्पण जहाँ रखा होगा पास की चीज़ पास और दूर की चीज़ दूर। अप का पोर्शन अप रहेगा, अप का पोर्शन अप रहेगा और डाउन का डाउन। ये है हमारा मिरर इमेज के लिए, दर्पण प्रतिबिंब के लिए। तो हमने देखा, क्या देखा? पास की चीज़ पास। अच्छा एक बात बताओ, अब ये कैसे पता लगे कि सी को उल्टा बनाना है या सीधा? सी को उल्टा बनाना है या सीधा? यहाँ पर हमें सी लिखना है, सी को अगर ऐसे लिखें या ऐसे, कैसे कह दें? तो हमें ध्यान रखना है, डायरेक्ट ही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखो, दर्पण प्रतिबिंब के लिए हमने ये दर्पण लगा दिया, तो एक सीधी रेखा से काटो। कैसी? जैसे हमने दर्पण कैसा रखते हैं हम? सीधा खड़ा खड़ा। दर्पण कैसा रखते हैं? सीधा। तो ऐसे हमें एक सीधी रेखा से काटो। सी को हमने काटा सीधी रेखा से, तो हमने देखा कि जैसे ये पोर्शन इधर खुला हुआ है, ऐसा पोर्शन इधर खुला हुआ नहीं है। अगर सीधी रेखा से काटने के बाद दोनों पोर्शन, दोनों भाग बराबर दिखाई दें, एक समान दिखाई दें, तो हमारी आकृति बदली नहीं जाएगी। लेकिन हमने सी को जब बीच से काटा तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों आकृतियाँ बराबर बराबर दिखाई नहीं दे रही, आकृति बनेगी उल्टी। ऐसे बी को भी बीच से काटो। क्यों? दर्पण सीधा रखा है तो सीधी लाइन से काटो, और जब सीधी लाइन से काटेंगे तो ये भी सेम दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको भी कैसा बनाएंगे? उल्टा। ए को जब बीच से काटेंगे तो आप देख पा रहे होगे, जितना पोर्शन राइट में है उतना ही लेफ्ट में है, जितना पोर्शन राइट में है उतना ही लेफ्ट में है, अर्थात ये बनेगी सीधी। तो हमारे ये आ गया आंसर। तो ऐसे ही जो हमारा शब्द दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? देखो, ट्विन। क्या क्या दिया है? ट्विन। तो ट्विन को हमें हमें लिखना है कि कैसे लिखें। तो ट्विन को लिखेंगे, देखो, चलो कोई नहीं, ट्विन को लिखो। जैसे क्या लिखा है? इंग्लिश क्या है हमारी? TWIN, TWIN, TWIN। तो हमें यहाँ पे हमें दर्पण लगाना है। हमने दर्पण लगा दिया, एक शीशा लगा दिया, और जब शीशा लगा दिया तो हमने सबसे पहले अभी क्या बताया? पास की चीज़ पास। तो सबसे पहले यहाँ कहाँ क्या दिखना चाहिए? एन। तो एन तो इसमें भी दिख रहा है, एन, एन तो इसमें भी दिख रहा है, एन इसमें भी दिख रहा है, एन इसमें भी दिख रहा है। तो ये तो हमारा एलिमिनेट हुआ। क्यों? कि पहले एन आएगा, लेकिन उल्टा या सीधा ये कन्फर्म हो जाए तो हमारा ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा, है ना। तो देखो, हमने जब बीच से काटा एन को, और जब बीच से काटा तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि जैसा पोर्शन इधर है, ऐसा पोर्शन, जैसा पोर्शन हमारा राइट में है वैसा लेफ्ट में नहीं है, या जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में नहीं है। तो हमारी आकृति कैसी बनेगी? पलट के बनेगी। तो हमारी आकृति कैसे बनेगी? पलट के। तो एन कैसी बनानी है? पलट के बनानी है। जैसे एन है तो यहाँ पर दर्पण लगा हुआ था, और जब दर्पण लगा है तो एन कैसी बनानी है? पलट के। ऐसी एन बनेगी। तो उल्टी एन बनानी है। अब उल्टी एन देखो, ऑप्शन डी, डायरेक्ट देखते ही देखते। लेकिन हमने ये तो डायरेक्ट बता दिया आपको टाइम बचाने के लिए, लेकिन आपको टाइम नहीं बचाना, आपको तो रियल आंसर जानना है कि आंसर वही होगा कि नहीं होगा। तो हमने देखा TWIN। तो हमने क्या किया? यहाँ दर्पण लगाया एक, और दर्पण में एन यहाँ आएगा। कैसा आएगा? उल्टा, क्योंकि काटने पर सेम नहीं दिख रहा। तो एन बना दो उल्टी, उल्टी एन हो गई। हाँ बिल्कुल हो गई।
चलो नया पेज उठाते हैं, ठीक है। क्या लिखा था? ट्विन, TWIN। तो हमने यहाँ क्या रखा? दर्पण रखा। तो दर्पण में आपने देखा एन को बीच से काटा, तो काटने के बाद सेम नहीं दिखा था, तो हमें एन कैसे बनानी है? उल्टी बनानी है, एन उल्टी, ठीक है। तो हमने देखा कि पास की चीज़ पास, यहाँ पर ये यहाँ पर बंद था ना, तो हमने यहाँ भी बंद किया। ऊपर यहाँ खुला था तो यहाँ भी खुला हुआ है। तो पास की चीज़ पास, दूर की चीज़ दूर। आई को जब बीच से काटेंगे हम, आई को जब बीच से काटेंगे तो दो बराबर भागों में दिखेगी। कैसे दिखेगी? दो बराबर भागों में। तो आई को सीधा बनाना है। डब्लू को काटेंगे तो जितना इधर दिख रहा है राइट में, उतना ही लेफ्ट में दिख रहा है, तो डब्लू भी सेम। टी को काटेंगे तो टी को भी बीच से काटने पर दोनों पोर्शन सेम दिखेंगे, तो हमारी टी भी कैसे दिखेगी? सीधी दिखेगी। तो अब देख लो प्रश्न क्या था हमारा। देखो एन उल्टी है, हाँ बिल्कुल है उल्टी। आई सेम दिखेगा, डब्लू सेम दिखेगा और टी सेम दिखेगा। तो ये हुआ हमारा प्रश्न संख्या 6। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखो 7वां प्रश्न कह रहा है, देखो अगले संयोजन को ढूंढना है। क्या करना है? अगले संयोजन को ढूंढना है। तो देखो हम यहाँ एक छोड़ के एक देखें, एक छोड़ के एक देखें, तो पहले सिंगल एक्स था, फिर डबल हुआ, फिर आगे देखेंगे तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया कि 3x आने चाहिए, है ना। लेकिन इसमें देखना, पहले सिंगल एक्स ओ था, फिर डबल एक्स ओ हो गया, और आगे आना होता, अगर और आगे आना होता तो ट्रिपल एक्स और ओ आ जाता। तो हमें ध्यान रखना है इसका आंसर क्या होगा? ट्रिपल एक्स, है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है, किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाए, किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाए कि हमारा इक्वेशन सही हो जाए। इक्वेशन 5 × 5 + 5 - 5 डिवाइड 5 = 5। तो इसको हमें हल करना है, तो हमें ध्यान रखना है इसके लिए कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले हमें दो चिन्ह आपस में बदलने हैं। अब ऐसे कौन से चिन्ह आपस में बदलें कि कि बराबर में 5 आ जाएं। तो ध्यान रखना, ऑप्शन जब उठाने ही हैं, जब ऑप्शन उठाने हैं तो सबसे पहले भाग और गुणा वाले ऑप्शन उठाइए। कौन से? भाग और गुणा। तो हमें सबसे पहले वो भी भाग वाला, तो भाग वाला हमें ऑप्शन बी दिख रहा है। अगर हम बी को उठाएं, भाग की जगह माइनस, जहाँ भाग था उसकी जगह माइनस रख दें, जहाँ भाग था हमारा उसकी जगह माइनस रख दें, तो माइनस रखेंगे और माइनस की जगह भाग। तो इसमें हम देखें, यहाँ पर जैसे ही भाग रखेंगे हम, यहाँ पर जैसे ही भाग रखेंगे तो 5 × 5 और 5 × 25, 25 और एक 26, 26 में से 5 गए तो 21 बचेंगे। ऑप्शन हो गया गलत, है ना। ऐसे ही आगे देखो, अब गुणा वाला उठाना है, तो गुणा वाला उठाना है तो दोनों में से कोई सा उठाओ। मैं पहले ऑप्शन डी उठा रहा हूँ, तो ऑप्शन डी उठाएंगे हम तो क्या होगा? गुणा की जगह माइनस लगाना है और माइनस की जगह गुणा लगाना है। करके देखो, तो देखो ऐसी इक्वेशन, अब हमारी इक्वेशन होगी कंप्लीट। देखो इक्वेशन क्या है? 5 5 - 5 5 - 5 प्लस 5 - 5 प्लस 5 × 5 डिवाइड 5। तो अब यहाँ आप कहोगे कि जहाँ माइनस था उसकी जगह गुणा रख दिया और जहाँ गुणा था उसकी जगह माइनस रख दिया। तो हमें ऐसी इक्वेशन एक साथ हल करनी होती हैं, गुणा और भाग एक साथ। क्या? गुणा और भाग एक साथ, और उसमें भी पहले भाग। 5 × 5 और 1 × 5 5, तो इस पूरे का मान कितना हो गया? 5। अब 5 और 5, 10 में से 5 के 5 बचे, या 5 में से 5 गया 0 + 5 5। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो हमने देखा क्या कि इक्वेशन को हमेशा एक साथ सॉल्व करना है, भाग और गुणा एक साथ, भाग और गुणा एक साथ, लेकिन पहले भाग, उसके बाद प्लस माइनस एक साथ, और उसमें भी पहले प्लस। तो हमारी ये इक्वेशन रही। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? देखो
पैटर्न को पूरा करना है कि इसमें कौन सी आकृति उठा के रखे हैं कि हमारा पैटर्न पूरा हो जाए। तो हम एक चीज़ देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं कि एक कॉलम है और कॉलम चारों तरफ से कटा हुआ है, यानी एक वर्ग है और वो चारों तरफ से कटा हुआ है। तो ऑप्शन ए तो गलत ही हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया, क्योंकि हमें चारों तरफ से कटा हुआ होना चाहिए। ऑप्शन रह गए दो, बी और डी। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से देखो, गौर करो, देखो इसमें उभी आकृति दिखाई दे रही है, ऐसे यहाँ पर भी उभी आकृति बना है। हाँ बिल्कुल। तो अब देखो इसमें उभी आकृति कौन से बनेगी? ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी, क्योंकि ऐसी लाइन है इस कोने से इस कोने की ओर, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? निम्न में से समूह से संबंधित, यानी इससे कौन सा संबंधित प्रश्न है? तो हम देख रहे हैं मेमना, मेमना, बछड़ा, डिम्बकीट, ये सब क्या है? किसी न किसी के बच्चे हैं। तो इसमें देखो पिल्ला, हाँ बच्चा होता है, आंसर पिल्ला हो जाना चाहिए। थलचर, जंगली पशु और सरीसृप, तो आंसर हो जाएगा पिल्ला, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चों के नाम दिए हुए हैं। तो जो भी है बछड़ा, मेमना, वो बच्चे ही होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या होगा? अगला प्रश्न देखो क्या है। चलो 10 10 तो दिखानी, 11 देखते हैं। चलो 11वां प्रश्न है, श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला से संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो हमें ऊपर दे रहा है, हुआ 2 कोष्ठकों में रखा है, उन्हें बताना है कि कोष्ठक वाले क्या कह रहे हैं। तो हम एक गौर करें, क्या 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो देखो ये 0 का वर्ग दिख रहा है, नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, ये 0 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। तो यहाँ 4 का वर्ग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। अच्छा 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग और 9 का वर्ग। केवल हमें क्या दिखा? पहला कोष्ठक गलत दिखा, और पहला कोष्ठक गलत दिखा। तो हम देख पा रहे हैं कोष्ठक में रखी गई दोनों संख्या गलत हैं। ऑप्शन गलत, क्योंकि दूसरी संख्या तो हमारी सही है। ऑप्शन ए गलत। कोष्ठक में रखी पहली संख्या बाएं से गलत है और दूसरी सही है। हाँ ऑप्शन बी तो सही कह रहा है, लेकिन ऑप्शन तीसरा पढ़ना, कोष्ठक में रखी गई दोनों संख्याएं सही हैं। अच्छा ये भी गलत, क्यों भैया? एक तुम्हारी गलत है ना? हाँ गलत है। कोष्ठक में रखी गई पहली संख्या बाएं से सही है और दूसरी संख्या गलत है, ये भी गलत। हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तो ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल सिंपल प्रश्न, अपने आप ही उत्तर दीजिए कमेंट में। 2500, 2400, 2200, 1900, 1500 क्या? तो इसका आंसर कमेंट में आपको लिखना है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। अच्छा प्रश्न है, देखो। एक पुस्तकालय में केवल एक शब्दकोश है जिसका उपयोग 6 छात्र P, Q, R, S, T और U द्वारा बारी बारी से किया जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, एक पुस्तकालय में शब्दकोश है, उसमें से छः छात्र बारी बारी से उपयोग करते हैं। तो इसमें देखना क्या क्या है। S Q के तुरंत बाद और P से पहले उपयोग करेगा क्या? तो हम देख रहे हैं क्या, एस क्यू के तुरंत बाद। तो ऐसे प्रश्नों में हमें ध्यान रखना है, एस या तो इस क्रम में लिखो लाइन से, है ना? तो ध्यान रखना है, इधर आगे है तो इधर पीछे, ध्यान रखना है। या ऊपर से नीचे लिखो, ऊपर वाला आगे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। तो ठीक है, तो जैसे भी मन करे वैसे ऐसे आकृतियाँ बना दो, और वैसे आकृतियाँ बनाने के बाद हमें आंसर देने होंगे। तो ठीक है, तो देखते हैं।
तो अब यहाँ देखते हैं हम क्या देखते हैं, एस क्यू के तुरंत बाद। तो हमें एस को क्यू के तुरंत बाद बिठाना है। तो एस क्यू के तुरंत बाद, क्यू के तो बाद हो गया, हाँ बिल्कुल बाद में हो गया। और पी से पहले, अच्छा पी से पहले कौन, क्यू या एस? एस क्यू के तुरंत बाद और पी से पहले, तो एस की चर्चा हो रही है यहाँ पे। अच्छा और आगे देखो, टी आर के तुरंत बाद, क्या बोला, टी आर के तुरंत बाद, तो टी अलग लिखो, आर के तुरंत बाद, क्योंकि देखो अलग क्यों लिखा, क्योंकि ना तो इसमें टी था और ना आर था। तो टी आर के तुरंत बाद और यू से पहले, तो हम देख रहे हैं कहीं भी ज्वाइंट नहीं हुआ, तो आगे कुछ और होगा, हाँ बिल्कुल है। क्यू यू के बाद, क्यू यू के बाद, अर्थात हमें क्या करना है, सबसे नीचे क्या आएगा, पी, पी के ऊपर एस, एस के ऊपर क्यू और क्यू से ऊपर क्या लाना है, क्यू के बाद, सॉरी क्यू यू के बाद, तो यू के बाद बिठाना तो यू, और यू से ऊपर कौन है, टी, और टी से ऊपर कौन है, आर। तो उसने पूछा होता कि सबसे सबसे आगे कौन है, तो सबसे पहले कौन है, आर। लेकिन उसने पूछा क्या, वो देखो, अंत में शब्दकोश का उपयोग कौन करेगा, अंत में कौन है, तो हम क्या कहेंगे, पी। आपने देखा कि हमें जैसा प्रश्न था, उसने दो शर्तें दे रखी थी, तो हमने दोनों शर्त बनाई, क्यू, सॉरी एस क्यू के बाद है और पी से पहले, एस क्यू के बाद है और पी से पहले, टी आर के बाद है और यू से पहले। लेकिन अगली शर्त क्या थी, क्यू के बाद यू का उपयोग किया जाएगा, सॉरी क्यू यू के बाद, क्यू यू के बाद, तो यू के बाद यानी यू ऊपर लाके रखना था, तो हमने क्यू से ऊपर लाके रख दिया यू, टी आर, तो सबसे बाद में कौन आया, पी, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, चार व्यक्ति, दो पुरुष और दो महिलाएं। देखना सबसे पहले मैं जब भी रीजनिंग के अंतर्गत पुरुष की बात करूंगा तो मैं एक ट्रायंगल दिखा दूंगा। अगर मैंने ट्रायंगल बना दिया तो समझ लेना पुरुष है, ठीक है। अगर एक सर्कल बना दिया तो समझ लेना महिला बना दिया या महिला लिख दिया, तो पुरुष को दर्शाना है ट्रायंगल से, जबकि महिला को दर्शाना है सर्कल से। तो हमें ध्यान रखना है दो पुरुष और दो महिलाएं, ठीक है। देखते हैं, एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो हमें पता है एक मेज के चारों किनारे पे बैठेंगे, ठीक है। मेज के उत्तर पूरब, तो ध्यान रखना चार दिशाएं किधर किधर क्या होती हैं, सबसे ऊपर उत्तर, सबसे नीचे दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण, और हमारे राइट में पूरब और लेफ्ट में पश्चिम, लेफ्ट में पश्चिम। तो ये चारों दिशाएं हो गई, समझो। कोई भी महिला पूरब दिशा का सामना नहीं कर रही है, अर्थात जो पूरब है ना, पूरब तो हमारा उधर, पूरब तो इधर है, पूरब तो इधर है, तो महिला का फेस इधर नहीं करना। जब महिला का फेस इधर नहीं करना, ध्यान रखना, तो यहाँ महिला नहीं बैठेगी। एक दूसरे के सामने बैठे व्यक्ति एक ही लिंग की नहीं है, और यहाँ पर जब महिला नहीं बैठेगी और इसके साथ, तो पुरुष बैठेगा, कौन बैठेगा, पुरुष बैठेगा। और जब पुरुष बैठेगा तो उसने क्या बोला, एक ही लिंग के व्यक्ति आमने सामने नहीं बैठे हैं। अगर यहाँ पुरुष है तो यहाँ पुरुष नहीं होगा, तो यहाँ कौन होगा, महिला होगी, ठीक है। लिंगे नहीं थे। एक पुरुष दक्षिण की ओर, क्या बोला, एक पुरुष दक्षिण की ओर मुँह करके बैठा है, तो दक्षिण तो हमारा नीचे होता है, तो यहाँ पर भी पुरुष है, कौन है, एक, यहाँ पर हमारा इधर पुरुष था, इधर महिला थी, और दक्षिण की ओर फेस करके कौन बैठेगा, पुरुष बैठेगा, तो यहाँ पर कौन रह गया, लेडीज रहेगी, वो यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है। एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक ही लिंग के नहीं थे, एक पुरुष दक्षिण की ओर देख रहा है, हाँ देखने लगा करके बैठा है। महिलाओं का मुख किन दिशाओं में है, तो हम देख रहे हैं इधर इसका फेस है, तो इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम, और इसका फेस किधर है, ऊपर की ओर, ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर। तो आंसर होगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, ऑप्शन सी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 क्या है, 15 देखो, हमें ABCD का कोड याद होना चाहिए, तो कोड याद होगा तभी हम ऐसे प्रश्नों को बहुत जल्दी देखते देखते आंसर दे पाएंगे। देखो डी, डी आता है 4 पे, कितने पे, 4 पे, तो इसने 3 लिख दिया, क्या लिखा, 3, तो इसने क्या किया होगा, एक माइनस क्या होगा, सोच पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, G7 पे होता है, क्या, G7 सबमिट होती है ना, तो ध्यान रखना G7।
तो G7 पे होता है और 7 का लिख दिया 6, तो यहाँ पर भी 1 माइनस किया। अच्छा आगे बढ़ो। उसके बाद O 15 पे होता है, W 23 पे होता है और L होता है 12 पे। इन सबको जोड़े, 5 और 3 8 और 2 10, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4 और हासिल का 1 50। इनका योग 50 हुआ। हमें यहाँ देख रहे थे यहाँ से 1 माइनस किया था, यहाँ से भी 1 माइनस किया था, ऐसे ही इन सब से भी 1 1 माइनस कर लें। हाँ बिल्कुल 3 माइनस कर दो। हाँ तीनों में से 1 1 माइनस किया और उसने 47 लिख दिया। तो हमें पता चल गया कि सबको जोड़ के जितने नंबर दे रखे हैं उनसे 1 माइनस करना है। या आप सोच रहे होगे कि एफ आता है 6 पे, 6 को लिखो 5, एल आता है 12 पे, उसे लिखो 11, 1 माइनस करके या तो लिख लो या फिर डायरेक्ट नंबर लिखो 6 12 6 12 15 23 5 और 18। इन सबको जोड़ लो और जोड़ के और एक कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 6 6, तो 6 माइनस कर दो। तो हमें जोड़ना है 6 और 2 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21 और 8 21 और 8 29, 29 का 9 और 9 में से 6 माइनस करना 3, ऑप्शन 3 देखना, 3 किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में, हल कर लेना, 73 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, कुछ जानवर पक्षी हैं, कुछ जानवर गाय एक जानवर है। तो कथन निष्कर्ष के ऊपर मैंने एक वीडियो दूसरे यूट्यूब चैनल दिशा पर वीडियो बना के डाली है, उसके पूरा चैप्टर 150 के माध्यम से कराया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो कथन निष्कर्ष दर्शन सर नाम से सर्च करोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें देखना 150 के माध्यम से जब हमें हल करना है तो देखो कुछ जानवर पक्षी हैं, तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है जहाँ पर कुछ लिखा होगा उसके पीछे लिखना है 50। कितना, 50। जहाँ पर सभी लिखा होगा, जहाँ पर सभी, कोई, कोई नहीं, सभी, कोई नहीं, कोई नहीं, उन सब के सामने लिखना है 100। कुछ के लिए 50, बाद बाकी सभी के लिए 100। तो देखो जैसे यहाँ पर कुछ जानवर, तो जानवर के पास कितना लिखना है 50। पक्षी हैं, अगर पीछे से कथन पॉजिटिव है तो भी 50। गाय हैं, गाय गाय के को कितना लिखें, गाय अपने आप में एक अकेली गाय है, उसने कुछ नहीं कहा ना, गाय एक जानवर है, तो गाय है, तो गाय तो अपने आप में 100% होगी ना। हाँ बिल्कुल, तो इसके लिए हम गाय के लिए भी 100 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने आप में पूरी 100 है। एक जानवर है, तो यहाँ पर एक जानवर की बात कर दी, तो ये भी अपने आप में हम गौर करें तो ये भी कैसा हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखो यदि हमें दो कथन मिलाने हैं तो दोनों निष्कर्ष कथन में एक किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कॉमन होना अनिवार्य है। तो हमें यहाँ देख रहे हैं जानवर कॉमन है और कॉमन में भी किसी एक के पास 100 होना अनिवार्य है। क्या, किसी एक के पास 100 होना अनिवार्य है, तभी हम कथन मिला पाएंगे। तो यहाँ पर पहले निष्कर्ष देखो क्या कथन मिलाए गए हैं। तो देखो कुछ पक्षी जानवर हैं, पक्षी और जानवर तो हमें कथन फर्स्ट से ही मिल गए। तो ऊपर कितना था, पक्षी के पास 50 और नीचे पक्षी के पास कितना है 50। ऊपर जानवर के पास कितना है 50 और नीचे कितना है 50, 50 से 50 हो जाता है। हाँ बिल्कुल, पहला तो सही है। दूसरा समझो, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा निष्कर्ष, कोई गाय कोई पक्षी नहीं है, गाय कोई पक्षी नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है यदि दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव निष्कर्ष नहीं आएगा तो देखते ही देखते हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा केवल फर्स्ट फॉलो। आप कहोगे यदि एक कथन पॉजिटिव होता और दूसरा नेगेटिव, कथन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यदि एक कथन पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हमारा निष्कर्ष निकलता नेगेटिव। अगर हमारे दोनों कथन नेगेटिव होते तो हमारे निष्कर्ष कोई नहीं, अर्थात दोनों कथनों को हम मिला नहीं पाते। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा चैप्टर पढ़ाया है, आप एक बार दर्शन सर कथन निष्कर्ष सर्च कर लेना,
पूरा चैप्टर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है असंगत छांटिए। क्या? असंगत छांटिए। तो हमें असंगत ढूंढना है। असंगत कैसे ढूंढना है? तो देखो के आता है 11 पे, क्या के आता है 11 पे, एन आता है 14 पर प्लस 3 कर दिया, यू आता है 21 पर, वाई आता है 25 पर प्लस 4 कर दिया, एच आता है 8 पर, एल आता है 12 पर। तो यहाँ पर कितना प्लस किया था? 3। 8 और 4 12। यहाँ पर भी 4 प्लस। यहाँ पर ये क्या है? ये सी है, ध्यान रखना। सी सी आता है 3 पर, जी आता है 7 पर, यहाँ पर भी प्लस 4 कर दिए। तो अब एक बात बताओ, इन सब में 4 4 प्लस किए, यहाँ पर 3 प्लस किए, तुम्हारा अलग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 प्रश्न देखो क्या है। किसी सॉरी कथन है राष्ट्रीय मानदंड प्रति हजार जनसंख्या पर। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर राष्ट्र की बात हो रही है, यानी हमारे राष्ट्र की बात हो रही है। तो राष्ट्र की बात होनी चाहिए और विदेशों की बात नहीं होनी चाहिए, राज्यों की बात नहीं होनी चाहिए। तो देखना, राष्ट्रीय मानदंड प्रति हजार जनसंख्या पर 150 बिस्तर का है, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मानदंड पारित किया गया वह 150 बिस्तर के लिए, सॉरी राष्ट्रीय स्तर पर 150 बिस्तर है। लेकिन इस राज्य के अस्पतालों में प्रति हजार पर 200 बिस्तर उपलब्ध है। यानी कोई राज्य है, इस राज्य के, मान लो हमारा यूपी ही है, तो इसमें क्या है? अस्पतालों में 200 बिस्तर उपलब्ध हैं। ये तुम्हारा कथन रहा। तो निष्कर्ष देखो, राज्य का मानदंड उचित है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमें राष्ट्रीय मानदंड का आंकड़ा पता है, राष्ट्रीय मानदंड 150 का है। तो राज्य का मानदंड उचित है, ये हम कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते, इसलिए कथन फर्स्ट हो गया गलत। राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली इस संबंध में पर्याप्त देखभाल कर रही है। हाँ, ये बात तो सही है। क्यों? हमारे राष्ट्रीय स्तर पर 150 का मानदंड है, लेकिन राज्य स्तर पर 200 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। तो ये बात तुम्हारी सही है। आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है आपका, देखो असंगत छांटिए। सुखंडी हड्डी, यानी हम देख रहे हैं सुखंडी सूखाबाई जो बीमारी होती है वह हड्डियों की बीमारी है। रतौंधी आँख की बीमारी है। पीलिया यकृत की बीमारी है। लेकिन तपेदिक यक्षमा ये हृदय की बीमारी नहीं है। ये किसकी बीमारी है? ध्यान रखना है, तपेदिक फेफड़ों की बीमारी है, ना कि हृदय की। तो हमारा सबसे अलग हो जाएगा, असंगत हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। प्रश्न है अगला, 6 दोस्त PQRSTU एक स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। और जब बैठक व्यवस्था है तो या तो पंक्ति में होगी या सर्कल में। पढ़ो। P एक चरम छोर पर बैठा है। तो ध्यान रखना, या तो वह दिशा दे, और जब भी दिशा ना दे तो हमें सदैव अपनी तरफ से सबका फेस उत्तर दिशा में करना है। किधर? उत्तर दिशा में। और उत्तर दिशा में फेस करने के साथ साथ ध्यान रखना है, उत्तर दिशा में फेस रखने के साथ साथ ध्यान रखना है तो सबको उत्तर दिशा की ओर फेस करके बिठाना है। कब? यदि उसने दिशा नहीं दी हो तब। तो उसने इसमें तो दिशा दी नहीं है। हाँ, बिल्कुल दिशा नहीं दी है। और जब दिशा दी नहीं है तो हमें उत्तर की ओर ही फेस करना है। देखो, P एक चरम छोर पर बैठा है, तो हमने लाइन खींची है और लाइन पर हमें पहले को बिठाया P। हो सकता है P इधर बैठा हो। आप कहोगे ये भी तो हो सकता है P इधर बैठा हो। हाँ बिल्कुल, या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा। P एक चरम छोर पर बैठा है। अगर हमारी ये पंक्ति सही है तो यहाँ बैठेगा, और ये सही है तो यहाँ बैठेगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसने फिर आगे कहा टी P और U के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर किसे बिठाना है? बीच में। दोबारा लिख रहे हैं, यहाँ पर P बैठा है, टी P और U के बीच में, तो यहाँ पर T बिठा दो। यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? U। अच्छा, T यहाँ पर भी तो बैठ सकता है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर कौन बैठेगा? U। और यहाँ पर तो P बैठा ही है। ठीक है, क्या हुआ? तो यहाँ पर तो कौन बैठा है? P बैठा ही है। तो ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे।
PTU, और यहाँ पर भी कौन कौन है, PTU। आगे देखो, RU के बिल्कुल बाएं, RU के बिल्कुल बाएं। तो हमने किधर फेस कराए थे, फेस सबके ऊपर कराए थे। तो अपना सदैव लेफ्ट हैंड अप करो, अपना बायां हाथ जिधर फेस है उधर रखो, जिधर हथेली उधर दायां, हथेली के अपोजिट बायां। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर उसने क्या बोला, RU के बिल्कुल बाएं। तो हम यहाँ पर पहले पर हम अपनी हथेली रखना, उंगलियां उत्तर की ओर की। तो क्या बोला उसने, RU के बाएं। आर तो इधर बैठेगा ही नहीं, सॉरी आर बैठ जाएगा, हाँ यहाँ बैठ जाएगा आर, हो गया बाएं बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर देखना, यहाँ तो आर दाएं बनेगा, तो ये आकृति होगी गलत, इस पे ही बनाओ। RU के बिल्कुल बाएं बैठा है, हाँ बिल्कुल बाएं बैठा है। और Q के बिल्कुल दाएं, और Q के बिल्कुल दाएं, तो यहाँ पर Q हो गया, है ना। तो यहाँ पर हो गया कौन, Q। दोबारा बनाए दे रहे हैं, थोड़ा सा आकृति बन गई है, थोड़ा बैक हो जा। तो देखो, P यहाँ आ गया था, T यहाँ आ गया था, U, और यहाँ पर कौन था, R, यहाँ पर R था, यहाँ पर कौन है, Q, हाँ बिल्कुल। हमारे पास व्यक्ति कितने थे, 6, 5 आ गए। P बिल्कुल किनारे पर बैठा है, इसके इधर कोई बैठेगा नहीं। जब इधर कोई नहीं बैठेगा तो इधर तो बैठेगा, हाँ इधर बैठेगा, ज़बरदस्ती ढाल दो क्योंकि उसने आगे कोई कंडीशन नहीं दी। यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, P Q R S नहीं आया, तो यहाँ पर बैठ जाएगा S। उसने क्या पूछा है, सबसे दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो मैंने क्या बताया, अपनी हथेली जिधर फेस करके बैठे हो उधर उंगलियां कर लो। तो हमने उंगली की उत्तर दिशा में, तो हथेली की तरफ दायां, हथेली की तरफ दायां, उसके अपोजिट बायां। तो उसने बोला सबसे दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर हमारा ये है, और जब ये दायां छोर ये है तो हमारा आंसर हो जाएगा P, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 प्रश्न और बचे हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखो, यहाँ पर उसने इक्वेशन दी है, इसे हल करेंगे। तो देखो, एक से एक बनाना है, 1+0 हो सकता है, तो 1 प्लस, यहाँ पर +0 हो सकता है, पहले में यहाँ से यहाँ जाने के लिए +0 हो सकता है। यहाँ पर 0.5 प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर 0.1 होना चाहिए। तो ये तो इक्वेशन, ये तो गलत हो गया, हाँ बिल्कुल गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो दोबारा देखते हैं। दूसरा देखो, 1 × 1, हाँ 1 × 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 1 × 1.5 करें, हाँ बिल्कुल 1, पहले 1 × 1 किया, 1 आ गया। फिर 1 × 1.5 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, पहले 1 फिर 1.5। तो अब की बार 3 × 2 करें, 1 × 1, सॉरी 1.5 गुणा करेंगे, 1.5 गुणा करेंगे, तो 1.5 × 2 करें, हाँ बिल्कुल 3 आ जाएगा। फिर 3 × 2.5 करें, 3 × 2.5 करेंगे तो भी आ जाएगा। 3 × 2.5 करो, 25 से 75, और 1 अंक बाद तो कितना आ जाएगा, 7.5। ये भी ठीक है। अब 7.5 × 3 करेंगे, तो 7.5 तिया करके देखो, 7.5 × 3, तो 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 के 5, हासिल का 1, 7 तिया 21, और 1 22, और 1 अंक बाद 22.5, ये भी सही है। तो 3, अब 3.5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 22.5 गुणा 3.5, 25, तो ये भी आ जाएगा। इसके बाद अर्थात इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 78.75 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, 78.75 मल्टीप्लाई, अभी तक हमने कितना किया, यहाँ पर 1, 1.5, 2, 1, 1.5, 2, फिर 2.5, यहाँ पर 2.5, 3, 3.5, फिर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 चौका 20, तो करके देखें, 5 चौका, यहाँ पर कितना, 1, 1.5, 2, 2.5, 2.5, 3, 3.5, 4, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई करो, 5 चौका 20 का 0, 5 चौका 20 का, करो दोबारा, 78 मल्टीप्लाई 78.75 पॉइंट, सॉरी मल्टीप्लाई 4 करना, 5 चौका 20 का 0,
हासिल के 2, 7 चौका 28 और 2 30, हासिल के 3 और 8 चौका 32, 32 और 3 35। लेकिन यहाँ पर 5 आना चाहिए था, क्योंकि दो अंक बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ 5 आना चाहिए, 5 नहीं दिख रहा, तो सबसे अलग क्या हो गया? 310, यही अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 प्रश्न और हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो देखो, उसने बोला एक चौकोर पारदर्शी कागज मोड़ने पर ठोस रेखाओं पर चित्र दर्शाया गया है, वापस खोलने पर कौन सी आकृति दिखाई देगी? घुमाने की अनुमति नहीं है, बिना घुमाए खोलना है। तो देखो, सबसे पहले हमने एक कागज़ लिया था, क्या किया था? एक कागज़ लिया था। जब हमने कागज़ लिया था, पहले यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ से मोड़ा, और जब यहाँ से मोड़ा है तो सबसे पहले यहीं से तो खोलेंगे। तो सबसे पहले यहीं से खोलेंगे तो हमारी आकृति कैसी दिखाई देगी? नीचे से 2 जगह से कटा हुआ। आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न देखो, मार्केट को उसने क्या लिखा? एम 13 + 1 14 हो गया। ए 1 + 2 हो गए। आर 12 और आर से लिखा है यू। दोबारा देखते हैं। एम से एन करने के लिए +1 किया। ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, तो +2 किए। आर 18 यू 21, फिर से +3 किया। अर्थात हम देख रहे हैं 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो ये किया उसने, तो आप भी यहाँ बढ़ा दो। सबसे पहले आर देखो, सबसे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करें? क्या सब अक्षर चेक करें? नहीं, बिल्कुल सब चेक नहीं करना है। SGUVT इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है। SGUVT इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है। इसके बाद आगे देखो, अगला अक्षर टी भी सब में है। उसके बाद देखो जे 1 2 3 4 5वां अक्षर देखो, 1 2 3 4 5। ई 1 2 3 4 5, ई में 5 प्लस कर दो, 5 और 5 10 होते हैं। 10 पे तो क्या आता है? जे आता है। 10 पे जे, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर देखो लास्ट अक्षर भी चेक कर लें, 1 मिनट। आर 1 2 3 4 5, 5 + 5 10। ठीक है, टी 20 3 3 6 7। 1 मिनट दोबारा देखते हैं ना, कुछ गलती लग रही है इसमें करने में। RESP यहाँ तक तुम्हारा ठीक है। ई आता है 5 पे, और 5 में पहले 1 प्लस किया, 2 प्लस किया, 3 4 5, 5 + 5 करेंगे तो 5 और 5 10 हो जाते हैं। जे आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 10 पे तो जे आता है, हाँ 10 पे जे आता है। तो जे किस किस में है? इसमें भी जे है, इसमें भी जे है, इसमें नहीं है। तो अब 2 ऑप्शन रह गए हमारे पास। अच्छा, इसके बाद क्या आना चाहिए था? सी + 6 9 हो जाएंगे। 9 पे आई तो इसमें भी है, आई इसमें भी है। अच्छा, टी 20 में 6 प्लस करेंगे, नहीं 7 प्लस करेंगे तो 27, और 27 का मतलब ठीक है आंसर ए। क्यों? 27 का मतलब 26 पे जेड और 27 पे ए, लौट के वापस ए आ जाएगा। तो सबसे अंतिम अक्षर हमारा ए होना चाहिए, और ए है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? लास्ट 2 प्रश्न बने रहिए हमारे साथ। तो देखो, हमारा प्रश्न है वृत्त। उसने साफ साफ बोला है वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है। जो वृत्त है वह कौन दिखा रहा है? प्लेयर को दर्शा रहा है। और त्रिभुज शिक्षक दर्शा रहे हैं, यहाँ टीचर हैं ये। और उसने आगे क्या बोला? आयत छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर ये कौन है? स्टूडेंट हैं। कौन है? स्टूडेंट हैं। उसने क्या पूछा? प्रश्न देखो, प्रश्न का उत्तर दें। कितने छात्र खिलाड़ी हैं? कितने स्टूडेंट प्लेयर हैं? तो हम देख रहे हैं आयत में आना चाहिए और सर्कल में आना चाहिए। आयत और सर्कल में क्या क्या आ रहे हैं? आगे बढ़ो। लेकिन शिक्षक नहीं, लेकिन ट्रेंगल में ना आए, तो ट्रेंगल से बाहर हो, आयत में भी और सर्कल में भी। तो हमारा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 4। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? 4 आ जाना चाहिए। 4 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न हमारा 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, 25वां प्रश्न कह रहा है श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? श्रृंखला का अगला पद ढूंढना है। तो देखो, पहले हम बीच का देखें।
तो संख्याओं को देखें तो 2 से 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12, बीच में 12 आना चाहिए, इसमें भी सब में 12 है, तो यहाँ से तो मिला नहीं। आगे देखो ए 1 पे, डी 4 पे +3, डी 4 पे +3 7, 7 पे जी 7 +3 10, 10 पे जे +3 13, 13 पे एम, और एम +3 16, और 16 पर आती है पी। तो आंसर देखो पी ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है। अच्छा पहला भी चेक करना पड़ेगा, पूरा ही चेक करना है। जेड आता है 26 पे, एक्स आता है 24 पर -2, एक्स आता है 24 पर, वी आता है 22 पर, यहाँ पर भी -2, तो यहाँ पर भी -2, हाँ बिल्कुल T20। यहाँ पर भी -2 18, ठीक है, यहाँ पर भी -2 18 में से 2 गए 16, और 16 पर क्या आता है पी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो इसी के साथ थैंक यू क्लास, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आगे हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। आप वीडियो को पसंद आई हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ अपने मित्रों में बांटें। जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सब में इस वीडियो को शेयर कर दें। आपके बहुत